हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी आईक्यू मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने मेरे पीछे थंबनेल पर देख ही रखा होगा कि स्टेट पीसीएस को डेडिकेटेड एक चैनल स्टडी आईक्यू पीसीएस लॉन्च हो चुका है। तो आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है, एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि स्टडी आईक्यू पीसीएस का एक थीम है कि अब हम एसडीएम बन के रहेंगे और ये आपका सपना और आपके सपने के साथ स्टडी आईक्यू पीसीएस टीम हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में जिस टॉपिक को हम लोग कवर अप करने वाले हैं हमारे बिहार स्पेशल के सेक्शन में, वो टॉपिक हमारा होने वाला है गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। अमूमन ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है और आज के इस क्लास में हम लोग पार्ट 1 को कवर अप करेंगे। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार इस टॉपिक से बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चनों को देखूंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बीपीएससी मेंस में पूछे गए क्वेश्चनों को दिखाऊंगा और फिर उसके बाद आपको, ताकि इस चीज का एनालाइज हो कि आखिर ये टॉपिक बीपीएससी एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के अनुसार आपके इस टॉपिक को और सब्जेक्ट्स को मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछा गया है बीपीएससी की तरफ से, Which of the following statement about governor of an Indian state is not true? यानी कि भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखें हम लोग। ए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि जो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, ऑब्वियस चीज है, जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करता है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बी, ही कैन बी अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। यस, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होती है और उसमें वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सी, ही होल्ड्स ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, वह 5 सालों की अवधि के लिए पद धारण करता है, बिल्कुल सही। एंड ऑप्शन नंबर डी, he can be removed earlier if the legislature of an concerned state passes a resolution for this recovery। यानी कि यदि संबंधित राज्य का विधानमंडल उसे हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करता है तो इसे पहले हटाया जा सकता है। बिल्कुल गलत। हटाना नहीं हटाना ये सारी चीजें जब तक प्रेसिडेंट के हाथ में, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और उनके हाथ में है, और इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी आज के अपने इस क्लास में। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बीपीएससी मेंस में पूछे गए आपके गवर्नर से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको 64th बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। आप लोग चाहे तो इस क्वेश्चन को कर भी सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग इसका आंसर शेयर कर देना। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द रोल ऑफ गवर्नर इन द स्टेट पॉलिटिक्स इन द इंडिया पार्टिकुलरली इन बिहार, इज ही मेयर अ पपेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आप देखिए, भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यह केवल एक कठपुतली है? देखिए, अमूमन जब 64th बीपीएससी में क्वेश्चन आया था तो ज्यादातर बच्चों को लगा कि यह गवर्नर के बारे में पूछ रहा है और उन्होंने गवर्नर के बारे में लिख दिया। मतलब कि जैसे नॉर्मली यहां पे आलोचनात्मक है लिखा हुआ या फिर यहां पे क्रिटिकली एग्जामिन है तो उन्होंने गवर्नर क्यों पपेट है, गवर्नर पपेट है, इस टाइप की चीजों में आंसर लिख दिया। बट आंसर इसका ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसका आंसर को अगर देखा जाए तो हम लोग को गवर्नर के बारे में कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी होता है और एक क्रिटिकली एनालाइज अप्रोच करना होता है कि वह एक कठपुतली है या नहीं है। तो इस टाइप से हमें लिखना होता है और एक मिला जुला आंसर लिखना होता है। तो जब तक आपके अंदर किसी भी टॉपिक के बारे में एक डीपली एनालाइज ना हो तब तक आप इस मेंस के क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते हो। तो आज के मेरे इस क्लास का कॉन्सेप्ट ही यही होगा कि आपको गवर्नर के अंदर जितने भी डीपली एनालाइज और बिहार से रिलेटेड जितने भी पोर्शंस हैं उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर अप कराऊं, जिसका पार्ट 1 आज की क्लास में मैं कर रहा हूं और पार्ट 2 आने वाली क्लास में मैं आपको करूंगा। तो क्लास अच्छी लग रही हो, एक बार वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है, यानी कि आज जो हमारा चर्चा का विषय होने वाला है, वो हमारा होने वाला है पार्ट 6 का गवर्नर पार्ट। जैसा कि आपको पता ही होगा, पार्ट 6 में आपके स्टेट आ जाते हैं। पार्ट 1 आपका, जैसे पार्ट 1 स्टार्ट होता है यूनियन टेरिटरी, 2 से आपका सिटीजन हो जाता है, 3 आपका फंडामेंटल राइट्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा वैसे ही पार्ट 6 जो है आपका स्टेट हो जाता है।
तो पार्ट 6 स्टेट में जो आज का टॉपिक हमारा होगा वो आज का हमारा होगा आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर, यानी कि राज्यपाल के संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि भाई परिचय, क्या क्या भाई परिचय है गवर्नर के, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे अपॉइंटमेंट्स, यानी कि भाई नियुक्ति गवर्नर की कैसे होती है। इसके अलावा उसके क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता क्या होती है। इसके अलावा कंडीशन ऑफ ऑफिस, यानी कि कार्यालय की स्थिति क्या होती है। और ओथ, यानी कि शपथ गवर्नर कैसे लेता है, कौन दिलवाता है। और फिर टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि कार्यालय की अवधि। तो ये 7 टॉपिक्स को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में फर्दर हम लोग इनके पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशरी पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स को देखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने क्लास की। तो सबसे पहले जो आर्टिकल्स हैं वहां से बीपीएससी आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है कि किस प्रकार के डायरेक्टली आर्टिकल्स कहां से संदर्भ करते हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ आर्टिकल्स का लिस्ट यहां पे दे दिया हूं कि ये आर्टिकल्स आपके बीपीएससी डायरेक्टली पूछता है। जैसे आर्टिकल नंबर 153 153 अनुच्छेद क्या कहता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि हर राज्य में एक गवर्नर होना अनिवार्य है, यानी कि राज्यों में गवर्नर होना अनिवार्य है। एक गवर्नर 2 राज्यों के हो सकते हैं, मतलब कि हो सकते हैं, दैट्स ट्रू, ये हो सकता है, बट राज्य में गवर्नर होना अनिवार्य है, ये आपका आर्टिकल नंबर 153 कहता है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल नंबर 154। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 154 आपके कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की कार्यकारी शक्ति, यानी कि जो भाई गवर्नर है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट उसको कहता है। फिर आर्टिकल नंबर 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है उसके बारे में चर्चा करता है। बीपीएससी डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताओ विच आर्टिकल डिस्कस अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है। तो 155। आर्टिकल नंबर 156 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल कितना होगा, ये आपके कहता है आर्टिकल नंबर 156। आर्टिकल नंबर 157 जो है ये आपके कहता है क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, यानी कि अपॉइंटमेंट जो गवर्नर को अपॉइंट अगर करोगे, अगर आप में से कोई जन गवर्नर बनना चाहते हो या कोई भी इंसान अगर गवर्नर बनना चाहता है तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, उसकी क्या क्या योग्यता होगी, उसके बारे में आपके आर्टिकल नंबर 157 बताता है। आर्टिकल नंबर 158 आपके बताता है कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, यानी कि राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें क्या क्या होती है, ये आपके बताता है आर्टिकल नंबर 158। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 159, यानी कि अनुच्छेद 159 कहता है कि भाई गवर्नर जो है उसके ओथ एंड अफर्मेशन बाय द गवर्नर, राज्यपाल द्वारा शपथ क्या लिया जाएगा, कौन दिलवाएगा शपथ, इसके बारे में जिक्र आपके आर्टिकल नंबर 159 कहता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले गवर्नर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। तो दोस्तों स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो मेनली आपके 3 पार्ट्स में है। जैसे आपके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होती है तो वैसे स्टेट में भी आपके हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर आप इसको सेंटर से कंपेयर कीजिए तो जैसे आपके सेंटर में होते हैं प्रेसिडेंट, स्टेट में आपके होते हैं गवर्नर, सेंटर में आपके होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो स्टेट में आपके होते हैं चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, और वहां पे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां पे आपके होते हैं विधानसभा, वहां पे आपके होती है लोकसभा या फिर आपके पार्लियामेंट जिसको हम लोग कहते हैं राज्यसभा, यहां पे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसी जैसे बिहार जैसे स्टेट में जहां पे आपके विधान परिषद और विधानमंडल दोनों है आपके, यानी कि आपके एमएलसी और एमएलसी भी होती हैं और एमएलए भी होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी। तो इस तरीके से हम लोग बांटते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव को, और उसमें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गवर्नर के बारे में, और धीरे धीरे करके मैं आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों गवर्नर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नर होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के मुख्य कार्यकारी प्रमुख, यानी कि कोई भी जो राज्य का काम होगा वो होगा किनके नाम पे, तो गवर्नर के नाम पे। एक वर्ड यहां पे मैंने ऐड किया है और वो है नॉमिनल। तो दोस्तों नॉमिनल वर्ड यूज करने का यहां पे मतलब है कि नाम मात्र। अब आप लोग बोलोगे सर ये नाम मात्र कैसे? तो दोस्तों जो रियल पावर होता है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट नॉमिनल, और रियल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं राज्य के, यानी कि जो रियल जो आपके कार्यकारी प्रमुख होते हैं राज्य के, वो आपके होते हैं चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनल, इसलिए उनके लिए इस्तेमाल किया गया नॉमिनल यानी कि नाम के। इसके अलावा गवर्नर को कहा जाता है एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी गवर्नर को कहा जाता है कि केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसकी अथॉरिटी स्टेट में क्या, उसके लोग कौन है स्टेट में, तो गवर्नर को कहा जाता है एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारे पॉइंट्स हैं,
इन सारे पॉइंट को जब आप अपने आंसर राइटिंग में लिखिएगा तो बहुत सारा काम आ जाएगा। बाकी ये जो मेरी क्लास है ये आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को टच करेगी। जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन दिखाया, एक मेंस का क्वेश्चन दिखाया, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, ये इस चीज को बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, यानी कि जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो 7वां आपका संविधान संशोधन है जो कि 1956 में हुआ था, ये कहता है कि कोई भी एक इंसान 2 राज्यों का या 2 से अधिक राज्यों का, 2 या फिर मोर स्टेट, 2 और मोर स्टेट यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का वो राज्यपाल हो सकता है। तो आप लोग से एक होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, एक आध एग्जांपल लिख के कमेंट बॉक्स में, जहां पे आपको 2 राज्यों के एक गवर्नर देखने को मिलेंगे। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बताइएगा, ये आप लोग का होमवर्क है। इसके अलावा जो इनकी तनख्वाह होती है, अगर मान के चले इस कंडीशन में कोई इंसान है वो आपके 2 राज्यों का गवर्नर है, तो जो तनख्वाह उनकी होगी या उनकी जो एडोमिनल्स जितनी भी उनकी होगी, कहां वो रहेंगे, क्या करेंगे, तो उसका जो शेयरिंग होगा वो दोनों स्टेट्स आपस में बांटेगा। और ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये आपके प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टेट कितना रेशियो देगा, किस परसेंट में देगा, ये डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, ये आपके राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। इसके अलावा आगे मैं बताता हूं, इसके अलावा मैं आपको कुछ बढ़िया चीज बताना चाहूंगा। स्टडी आईक्यू की तरफ से आप सबके लिए बिल्कुल एक शानदार तोहफा, बीपीएससी का फ्लैश सेल, बिहार पीएससी स्मार्ट कोर्स। तो जल्द से जल्द आप आइए और अपनी तैयारी को एक कदम और बढ़ाइए। आपको जाना है, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे आपको बिहार सर्च कीजिएगा, सर्च में जाकर के, और बिहार जो आपका पीएससी का स्मार्ट कोर्स है, इस स्मार्ट कोर्स को आप खरीद सकते हो। वहां पे आप जाओगे तो फी आपकी दिखाएगी 20,000 रुपए, बट परेशान मत होइए। वहां पे आप कोड लगा दीजिएगा ADBH, जो आप क्या देता है सर, यानी कि मेरा कोड है ADBH। इस ADBH को कोड जैसे ही आप लगा दीजिएगा, तो इस कोड को लगाते ही आपकी जो फी है वो आपके हो जाएगी 4,999 रुपए, और ये ऑफर वैलिड है 25 जून 2022 तक। तो जल्द से जल्द आइए बीपीएससी के स्मार्ट कोर्स में और अपनी तैयारी की तरफ एक कदम और बढ़ाइए, क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल, और 4,999 रुपए में आपको मिलेगा प्रीलिम्स प्लस मेंस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे के सारे कोर्स का एक एक्सेस। इस कोर्स से लेने का मतलब ये नहीं कि आपसे मेरी क्लास कर पाओगे, मेरी क्लास करने के साथ ही साथ जितने भी हमारे एजुकेटर्स हैं बिहार पीसी में, सबकी क्लास को आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक ऑफ डिस्कशन की, दैट इज अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, यानी कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं गवर्नर की, राज्यपाल की, तो दे वर नीदर डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि ना तो वो आपके प्रत्यक्ष और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो डायरेक्टली यानी कि कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें आप डायरेक्टली जाके अपना वोट कास्ट करते हो, जैसे कि आपका हो गया एमएलए का चुनाव, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव, या फिर लोकसभा का चुनाव, जिसको अमूमन हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव। बोलचाल की भाषा में, एग्जाम में नहीं लिखिएगा इसको प्रधानमंत्री का चुनाव, आप लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा का चुनाव एग्जाम में लिखिएगा। एमएलए जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का चुनाव कहते हैं। जिस इलेक्शन में हम लोग डायरेक्टली वोट जाके कास्ट करते हैं, दैट थिंग इज नोन एज डायरेक्टली। और एक होता है इनडायरेक्टली, जैसे कि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो इनडायरेक्टली हम चुनते हैं। बोलोगे सर ऐसा कैसे, हम तो कभी राज्यसभा का चुनाव में वोट देने नहीं गए। देखिए होता क्या है दोस्तों, जो राज्यसभा है या फिर आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें दोस्तों क्या होता है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इन द फॉर्म ऑफ MP ऑफ लोकसभा, या फिर इन द फॉर्म ऑफ MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो हमारे बिहाफ में चुनते हैं अपने राज्यसभा के मेंबर। तो ये होता है आपका इनडायरेक्टली। या फिर जैसे मानिए चले प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट में भी जो हमारे MP और MLA होते हैं वो हमारे बिहाफ पे वोट देते हैं प्रेसिडेंट को। लेकिन जब हम लोग गवर्नर की बात करते हैं तो यहां पे ये ना तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली, ना तो प्रत्यक्ष और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करके अपने मेंस आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, और बीपीएससी प्रीलिम्स में भी यहां से आपके 1 लाइनर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा इनको अपॉइंट कौन करता है,
तो दे वर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इनको जो है आपके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फिर अपॉइंट कौन करता है? तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है। ये डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं, इनको डायरेक्टली आपके अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। तो ये इनका हो गया अपॉइंटमेंट, नियुक्ति इनकी कैसी होती है। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता की। तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर की जब हम लोग बात करते हैं तो उनकी कुछ क्वालिफिकेशन होती है। ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिक होने चाहिए, उनका भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ऑब्वियस चीज है। जिनके जो भारत के नागरिक होंगे वही गवर्नर बनना चाहते हैं। इसके अलावा ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, एक एज बार भी लगा हुआ है कि आपको 35 साल यानी कि 35 ईयर्स की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। यह है उनका क्वालिफिकेशन। इसके अलावा दो कन्वेंशन भी डेवलप हुए हैं। एक कन्वेंशन है, अब आप लोग बोलोगे सर कन्वेंशन क्या होता है? तो कन्वेंशन यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कोई रूल नहीं, परंपरा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि माता पिता की सेवा करना, ये क्या है? कन्वेंशन है, परंपरा है। अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो आपको कोई फांसी थोड़ी लगा देगा या जेल थोड़ी डाल देगा, तो डेट वाज कन्वेंशन। तो वैसा ही कुछ कन्वेंशन जो है आपके गवर्नर में भी देखने को मिलता है। एक आपको ट्रेंड डेवलप हुआ जिसको हम लोग ट्रेंड आजकल की भाषा में कहते हैं। पहला, ही शुड बी एन आउटसाइडर। आउटसाइडर कहने का मतलब कि अगर किसी भी राज्य में आप अगर राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं तो जो राज्यपाल है वो राज्यपाल आपके उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, उस स्टेट के बाहर का यानी कि दूसरे स्टेट का होना चाहिए। तो ही शुड बी एन आउटसाइडर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, while appointing governor, president is required to consult the chief minister of the state। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो जब भी किसी गवर्नर को अपॉइंट करेगा किसी पार्टिकुलर स्टेट का, यानी कि किसी एक स्टेट का, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, बिहार का अगर गवर्नर को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन एक बार कंसल्ट करेंगे बिहार के चीफ मिनिस्टर से या फिर जिस भी स्टेट में उनको अपॉइंट कर रहे हैं उसके चीफ मिनिस्टर से वो कंसल्ट करेंगे। ये कन्वेंशन डेवलप किए हैं। ऑल्दो इट इज नॉट इन द नॉट इन द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ दिस कन्वेंशन इज डेवलप। पिछले कुछ टाइम से ये कन्वेंशन आपके डेवलप हुआ है। ऑल्दो इन कन्वेंशनों को काफी बार तोड़ा भी गया है। तो आप लोग से एक होमवर्क है, आप लोग जरा लिस्ट मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कब कब इसको तोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इन सारे केस स्टडी को आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, इसलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि ये होमवर्क आप लोग कीजिए, थोड़ा सा आप भी थोड़ा वर्क कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। इसके अलावा कंडीशन ऑफ द ऑफिस यानी कि कार्यालय की स्थिति। अब जब हम लोग गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों तो कंडीशन ऑफ द ऑफिस यानी कि कार्यालय की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो shall not be, governor shall not be a member of either house of parliament or a house of the legislature or any state specified in the first schedule। यानी कि जो पहली अनुसूची जो कि यूनियन स्टेट यानी कि जो एरिया और टेरिटरी है उसके बारे में जिक्र करती है, पहली जो आपकी शेड्यूल है उसके अंतर्गत कहा गया है कि जो गवर्नर है वो गवर्नर बन रहा है तो ना तो कहीं किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट के, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ना ही किसी स्टेट के हाउस का मेंबर होना चाहिए, चाहे आपके विधानसभा हो या फिर आपके विधान परिषद हो, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये कंडीशन होनी चाहिए किसी भी गवर्नर के लिए कि वो किसी भी उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करें, इफ अ मेंबर ही शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज सीट। अगर इन केस मान के चलिए वो गवर्नर उसका मेंबर होता है किसी भी लोकसभा में, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधान परिषद का, विधानसभा का, तो अगर गवर्नर बनता है तो उसको उस सीट को छोड़नी पड़ेगी। ही शुड बी वैकेटेड दिस सीट, यानी कि यदि कोई सदस्य है तो यह समझना जाना चाहिए कि वह अपना स्थान खाली कर दिया है, तभी वो गवर्नर बन सकता है। इसके अलावा बहुत ही कॉमन सी चीजें सबके साथ होती है, नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ का कोई अन्य पद धारण ना करे, यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब में ना हो, कोई पदाधिकारी ना हो किसी भी चीज का। तो नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि जहां से उसको तनख्वाह आए अलग से, वैसा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा द एनुमलेंट्स एंड द अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर शैल नॉट बी डिमिस्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि राज्यपाल के परिलब्धियों और भत्तों को उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा पाएगा। मतलब कि जैसे मान के चलिए कोई एक ए है, उसको हमने बनाया गवर्नर,
और उसको बोल दिया कि भाई आपको मिलेगा 1 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है। इसके अलावा आपका बिजली फ्री, इसके अलावा आपका तेल फ्री, जो ऑयल फ्री आपके कार के लिए। और मान के चलिए फिर बाद में हमने बोला 1 साल बाद कि नहीं नहीं अब आपका हम कटौती करेंगे, 1 लाख से तनख्वाह आपका हम करके कर देंगे 80,000। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा एग्जाम में लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इसके अलावा मेरे दिमाग में अचानक से एक प्रश्न आया, जैसे राष्ट्रपति आपके राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, वैसे ही गवर्नर कहां रहते हैं? तो गवर्नर आपके रहते हैं राजभवन में, जो कि आपके, जैसे मान के चलिए आप बिहार से हैं तो बिहार में पटना में राजभवन होगा। जो भी राज्य की राजधानी होती है अमूमन वहां पे आपके राजभवन मौजूद होते हैं, जहां पे आपके गवर्नर राजभवन में रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ओथ, यानी कि शपथ। तो गवर्नर को शपथ कौन दिलवाता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट ऑफ हाई कोर्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, यानी कि किसी भी स्टेट का जिस स्टेट के गवर्नर है, फॉर एग्जांपल बिहार, तो बिहार के जो गवर्नर होंगे उनको जो बिहार हाई कोर्ट के यानी कि पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अभी रिसेंटली बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ठीक है। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आप लोग का ये भी होमवर्क होगा। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, यानी कि किसी भी जो राज्य में वो गवर्नर की नियुक्ति हो रही है, उस राज्य के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो आपको क्या कराएंगे? वो आपको उनको शपथ दिलवाएंगे। इनकेस मान के चलिए वो एब्सेंट है, उनकी अनुपस्थिति में कौन करवाएगा? जो सीनियर मोस्ट जज होगा उस कंसर्न्ड हाई कोर्ट का उस स्टेट के, वो आपको शपथ दिलवाएगा राज्यपाल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि शपथ कौन दिलवाएगा? तो कंसर्न स्टेट के, यानी कि जिस भी स्टेट के गवर्नर अपॉइंट हुए उस स्टेट में कौन सा हाई कोर्ट आता है, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज प्रेजेंट है वो आपके करवाएंगे। इसके अलावा टर्म ऑफ ऑफिस की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो शैल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर। पॉइंट टू बी नोटेड, उनका अमूमन जो टर्म होता है 5 साल का होता है। जिस तारीख से वह अपना पद ग्रहण करते हैं उस तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे वो। हालांकि ये प्रेसिडेंट पे निर्भर करता है, प्रेसिडेंट चाहे तो उनको हटा भी सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। शैल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years फॉर द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस। However, the term of 5 years is subject to pleasure of the president। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको भी बताया। हालांकि 5 साल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्लेजर पर निर्भर है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक उसको पहले भी हटा सकता है या फिर उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। लेकिन एक प्रश्न आपके मन में बनना चाहिए कि अगर मान के चले गवर्नर का मूड किया कि भाई अब मुझे नहीं करना है गवर्नर, मुझे रिजाइन देना है, देन व्हाट शुड ही और सी डू? तो टर्म ऑफ ऑफिस की जब हम लोग बात करते हैं कार्यालय की अवधि, तो फर्दर ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम, यानी कि वो कभी भी इस्तीफा दे सकता है, वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको देगा रेजिग्नेशन? तो प्रेसिडेंट को देगा। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे कि गवर्नर किसको रेजिग्नेशन दे सकता, अपना इस्तीफा पत्र देता है? ऑप्शन आपके रहेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या हाई कोर्ट। तो ध्यान रखिएगा किसको देगा भाई? तो प्रेसिडेंट को, जो राष्ट्रपति होंगे उनको अपना रेजिग्नेशन इस्तीफा वो देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों जान लिया गवर्नर के बारे में। जो मेंस का क्वेश्चन है उसको आप लिख सकते हो। बाकी आप लोग अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा फेसबुक आईडी है, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ये मेरा मेल आईडी है aditya.vaibhav। आपके कोई भी सजेशन है आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आप इस क्लास के पीडीएफ्स और पिछले कई क्लासेस के पीडीएफ्स और अपने आंसर राइटिंग सबमिट करने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत सारे मटेरियल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। क्रैक इट विद आदित्य सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे और आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।